आदाब डॉक्टर। आदाब आदाब डॉक्टर में आदाब डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में जिस मौजू के हवाले से आपको तफसीली मालूमात फराहम की जाएगी वो है ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जो माँ बनने वाली हैं। जी हाँ, आज का हमारा इस एपिसोड में उन्वान है डाइट प्लान इन प्रेगनेंसी, यानी वो तमाम एक्सपेक्टिंग मदर्स, वो तमाम प्रेगनेंट वुमेन को किस तरह की ग़िज़ा लेनी है, किस तरह की डाइट लेनी है, कितनी मिक़दार में लेनी है, कितनी रेगुलर इंटरवल्स में लेनी है और किन चीज़ों को उन्हें सख्ती से परहेज़ करना है। क्योंकि ज़ाहिर है ये आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक ऐसी होती है जिसमें हमने बैलेंस्ड डाइट लेना होता है, जो हमारे लिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छी हो और साथ ही साथ वो जो एक नन्ही सी जान जो पल रही होती है कोख में, उसको भी उसकी भी ज़रूरत पूरी हो। तो आज के इस एपिसोड में इसी के हवाले से प्रोग्राम में कॉल्स शामिल की जाएंगी और आज का हमारा यही मौजू है, इसी पर होगा डिस्कशन। इस इंतहाई अहम टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चीफ डाइटिशियन डॉक्टर हरिता श्याम, तशरीफ़ लाई है अपोलो ग्रुप्स हॉस्पिटल, जुबली हिल्स, हैदराबाद से। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो मैम। कैसी हैं डॉक्टर हरिता आप? अच्छा मैम, आज हमने बातचीत करनी है, अगेन गुज़िश्ता हफ्ते हमने डाइट प्लान पर बातचीत की थी इन जनरल, लेकिन आज ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान, इवन जो लोग प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी या जो इस स्टेज में हैं और फीडिंग मदर्स जो हैं, नर्सिंग मदर्स जो हैं, उन्हें भी किस तरह की डाइट लेनी है, आज का ये हमारा टॉपिक है। तो शुरुआत अगर हम करें, अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है कि जितना खा रही हो अब इसका डबल खाओ, मतलब अब 2 अफराद हैं तो ज़्यादा खाना चाहिए, डबल खाना चाहिए। यहाँ से अगर शुरुआत की जाए तो कितनी हद तक ये बात सही है कि खाना बिल्कुल डबल कर देना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, ज़्यादा खाना चाहिए? ये एक जनरल सेइंग है कि खाना डबल करना चाहिए, मगर एक्चुअल हम लोग काउंट करके अगर देखते हैं उतना डबल करने की ज़रूरत है। जितना भी अगर आप नॉर्मल डाइट ऑलरेडी खा रहे हैं, अच्छा बैलेंस डाइट खा रहे हैं, तो एक 20% 30% क्वांटिटी में इंक्रीज करना है। 20-30% डबल नहीं, 20-30%। अच्छा, स्पेशली आजकल के दौर में अगर डबल खाने लगेंगे तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सही, और वो फिर एक और साइकोलॉजिकली हमें बॉदर करती है चीज़। बहुत साइकोलॉजिकली भी इशू है और मेडिकली भी इशू है, क्योंकि डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के डिमांड ये है कि ज़रूर अच्छी खुराक लेनी चाहिए, मगर बैलेंस्ड एक खुराक लेनी चाहिए। तो अगर आपका जो नॉर्मल डाइट है उसको आपको सही तरीके समझना चाहिए कि उसमें सब न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं, जो माँ के लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा है। हम स्टेज वाइज मैम शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं उन तमाम ख़वातीन से जो प्लान कर रही हैं अपनी प्रेगनेंसी, किस तरह से अपने बॉडी को कैसे न्यूट्रिएंट्स खाएं, फिट करें अपने लिए और बच्चे के लिए। तो क्या डाइट उनके लिए आप सजेस्ट करेंगी, किन चीज़ों को शामिल ज़रूर करना है ग़िज़ा में? तो अगर हम लोग ये एज ग्रुप में देखें कि जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, माँ बन सकती हैं, इंडिया में अगर शुरू करेंगे तो काफ़ी अर्ली है, 16-18 ईयर्स में शादी हो जाती है लोगों की। तो ये एक टीनेज ग्रुप जो है, दीज आर बिकमिंग रेडी फॉर गेटिंग मैरिड एंड देन प्रेग्नेंट। टिपिकली 50% ऑफ द गर्ल्स इन इंडिया, स्पेशली टीनेज गर्ल्स एंड अबाव, अनीमिक है। ठीक, हाँ, तो खून की कमी है। और प्रेग्नेंट अगर हो जाते हैं लोग, उसमें खून की ज़रूरत 50% से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनको प्री प्रेगनेंसी में उनके हीमोग्लोबिन लेवल्स नॉर्मल रखनी ही है। तो नॉर्मल एक यंग गर्ल को हीमोग्लोबिन लेवल्स 12 to 15 तक होना चाहिए। तो पहला चेक अगर करना है तो ये करना है कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है कि नहीं। तो उसके लिए हाई आयरन डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अपने खाने में, डाइट में आयरन रिच फूड अगर देखेंगे तो आएगा आपको नॉन वेजिटेरियन फूड से, आपको आएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, आपको आएगा नट्स से। सो ये सब चीज़ें अगर इंक्लूड करके अपना हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रखेंगे, तब प्रेगनेंसी में जाने में सही मतलब होगा, हेल्दी वे ऑफ गोइंग इनटू प्रेगनेंसी। ठीक है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपने आयरन से स्टार्ट करा है कि सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी से बचना है, आयरन को खाना है, और आयरन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी आपने बताई। आयरन के बाद अगर हम बाकी और चीज़ों की बात करें, उसके अलावा ओवरऑल डाइट हमको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और अगर वेट ज़्यादा है तो उसको पहले नॉर्मल करना है। अच्छा, उसके बाद उसको हम लोग को प्रेगनेंसी में जाना चाहिए। तो अगर वेट का देखा जाए, हम लोग पहले देखा है कि वेट को हम लोग एक्सरसाइज के द्वारा और एक हेल्दी डाइट के द्वारा या लो कैलोरी डाइट के द्वारा
उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद में प्रेगनेंसी प्लान करने से बेहतर होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीवे वेट गेन होता है समय बिटवीन 10 टू। थोड़ा सा और प्रिसाइज हम लोग मैम कैलोरीज की बात करेंगे, कितनी कैलोरीज ड्यूरिंग चाहिए होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोल रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा नहीं। अगर नॉर्मल एक इंडिविजुअल को बैलेंस डाइट में समवेयर बिटवीन 1600-1800 कैलोरीज ले रहे हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मैक्सिमम 300 कैलोरीज एडिशनल होता है। मगर मोर इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन इनटेक। अगर ठीक है, आयरन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन पर हम लोग आएंगे कि ये क्या करता है और किन किन खाने पीने की चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। हम अब प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं कॉल्स के साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ मैडम, गुड इवनिंग। हाँ, मैं उज्जैन से सोनू जैन बोल रही हूँ। थोड़ा सा प्लीज ऊंचा बोलें। मैं सोनू जैन बोल रही हूँ। जी सोनू, कहाँ से? उज्जैन से। राइट, क्या सवाल है सोनू? मैडम, हम को प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है, शादी को 4-5 साल हो गए। हाँ, फिर क्या प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है? अच्छा ठीक है। अच्छा, किस तरह से डाइट रिस्पॉन्सिबल हो सकती है इसके लिए सोनू, ये आपको बताया जाएगा। मैम कुछ और डिटेल्स? नहीं, बहुत शुक्रिया सोनू कॉल करने के लिए। अच्छा, ये एक कॉल आया है कि ज़ाहिर न्यूट्रिएंट्स डाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहने के लिए, तो अगर नहीं रुक पा रही है प्रेगनेंसी तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हो ना हो, इनको डाइट द्वारा सिर्फ ये अपार्ट फ्रॉम मेडिकल हेल्प जो लेंगे, उनको ये देखना है कि उनका वेट सही है कि नहीं। हो सकता है बहुत अंडरवेट हो, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर बहुत कम है या फिर हीमोग्लोबिन बहुत कम है, उनका खुराक ठीक नहीं है, तो दैट मसल इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। सो उनको ये देखना है कि उनको हेल्दी खाना लें, या फिर पहले उनका BMI चेक करा के नॉर्मल वेट तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है। और वेट गेन अगर होना है तो उनको हाई प्रोटीन चीज़ें खानी है, हर 3-4 घंटे में खानी है। बीच बीच में फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स खानी चाहिए। नट्स अगर ले सकते हैं तो वो लेना चाहिए। ये सब चीज़ें उनको वेट गेन करने में हेल्प करेंगे। टिपिकली देखा है अनीमिया उस ग्रुप में होता है जो फ्रीक्वेंट मील्स नहीं खाते हैं या स्किप करते हैं, या फिर अपार्ट फ्रॉम हाई आयरन प्रोटीन रिच डाइट नहीं खाते हैं। इंडियन डाइट छोटी छोटी मील्स थोड़े थोड़े गैप्स पर खाएंगे तो तब जाके उनको 2000-1800 कैलोरीज मिलेगा। सही मैम, हम इस पर और आगे बातचीत करेंगे। कॉल यहाँ पर हम एक लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग, कौन? हेलो, मैं रेशमा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी रेशमा, क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम, मुझे ना 8 महीने की प्रेगनेंसी है। हाँ, और मुझे ना हाइपर थायराइड है। राइट। उससे मेरी आँख भी बाहर आ गई है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या चीज़ अवॉइड करूँ और क्या चीज़ लूँ? दैट्स इट। ठीक है रेशमा, शुक्रिया कॉल करने के लिए। 8 मंथ प्रेग्नेंट, डाइट जानना चाहती हैं। हाँ, टिपिकली वो हाइपरथायरॉयड है। तो हाइपरथायरॉयड में क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जैसे कैबेज होता है, कॉलीफ्लावर होता है, या फिर ब्रोकोली होता है, ये थोड़ा उसको और हाइपर एक्टिव करते हैं। तो उसको कम लेना चाहिए। Otherwise there is nothing drastically different. There are some only these cabbage, cauliflower family जो कम लेना चाहिए, so that they are not making the hyperthyroid thing even slower, and that will you will need more medication for that. अगर इतना ये चीज़ें अवॉइड करेंगे तो काफ़ी है। बाकी सब रेगुलर डाइट जो है, आपको ये देखना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन वगैरह ले रहे हैं। हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो आपने एक और बात कही थी कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर देखा जाता है कई ख़वातीन को शिकायत हो जाती है शुगर बढ़ने की, डायबिटीज़ बढ़ने की। कई दफ़ा उन्हें हार्मोनल चेंजेस, मेजर हार्मोनल चेंजेस से ज़ाहिर गुजरना पड़ता है। कभी ब्लड प्रेशर में भी अपसाइड डाउन होता है। तो कहाँ तक डाइट रिस्पॉन्सिबल होती है, किस तरह की डाइट लें, अगेन किन चीज़ों को परहेज़ करें जिससे कि शुगर इन कंट्रोल रहे और बाद में पेचीदगी ना हो? आजकल अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट पर्सन को थर्ड ट्राइमेस्टर जाते जाते शुगर्स बढ़ रही हैं। तो एक तो है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी है, मतलब पेरेंट्स को किसी को शुगर है, तो उनको पहले ही स्क्रीन कर लेना चाहिए कि शुगर लेवल ज़्यादा तो है नहीं। एक टेस्ट होता है जहाँ पे ग्लूकोज लोड देते हैं, उसको बोलते हैं GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर वो दे देते हैं
और वो उसमें अगर बॉर्डर लाइन भी दिखता है तो वही राइट टाइम है कि वो प्रिकॉशंस लें। एक टिपिकल डायबिटिक डाइट की तरह उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ ग्रोथ है, बेबी का ग्रोथ हो रहा है, मदर की रिक्वायरमेंट्स हाई हैं, उसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल भी ज़रूरत है। तो जिस न्यूट्रिएंट्स को देना चाहिए उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें होते हैं या सिंपल शुगर्स जिसमें होते हैं वो चीज़ें कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। कुछ कैसी चीज़ें जो बड़ी आम होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं? हाँ, जो सिंपल शुगर है, आप जैसे बहुत लोग दूध पीते हैं तो बहुत शक्कर डाल के पीते हैं, तो दूध पीना चाहिए मगर बिना शक्कर का पीना चाहिए। नॉर्मली ट्रेडिशनली बहुत लड्डू खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं, खीर या हैवी हरीरा वगैरह खिलाते हैं। मैम खिलाते भी, और अक्सर देखा गया है कई दफ़ा ऐसी चीज़ों की बड़ी ज़्यादा सी तलब उठती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ऐसे वक्त में उन चीज़ों को क्या उनके सप्लीमेंट्स या क्या उनके सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए? या वो डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हम देखें कि क्या अवॉइड करना चाहिए, जो भी बहुत ज़्यादा स्वीट है और वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वैसे भी अच्छे नहीं हैं, और अगर ले रहे हैं और शुगर लेवल ज़्यादा हैं तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बहुत लोगों का कॉमन सवाल ये है कि शुगर अगर नहीं ले सकते तो दूध नहीं पी पाते हैं या फिर कुछ फ्रूट जूसेस नहीं पी पाते हैं, तो उसमें क्या शुगर फ्री डाल सकते हैं? तो टिपिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर फ्री नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर रेगुलर डायबिटिक्स है वो लोग यूज़ करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं यूज़ करना चाहिए। मैम यहाँ पर हमें कॉल लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बात कर रही हैं? फिजा हैं? फिजा। फिजा, कहाँ से फिजा? JNK से। JNK से। क्या पूछना है फिजा? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरी जो पहली डिलीवरी है वो 10 साल पहले हुई है। डिलीवरी? ओके, फिजा वापस बोले, क्या डिलीवरी? मेरी जो मेरी पहला बच्चा हुआ है वो 10 साल पहले हुआ है। जी जी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे, तो उसके बाद हम वो वापस आए हैं अब, लेकिन 7 महीने से हमें अब कम ये रहा है, लेकिन कम क्यों नहीं हो रहा है बच्चा जी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, किसके पास जाना है और क्या चेकअप कराना है? फिजा, ये थोड़ा ये इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम जो है ये इंशाल्लाह हम अपने आने वाले एपिसोड्स में इस प्रॉब्लम को कई दफ़ा ला चुके हैं, हम फिर लेकर आएंगे, तब आपको मेडिकली बताया जाएगा। हमारे पास उसके दूसरे एक्सपर्ट होंगे जो आपके आपको सजेस्ट करेंगे। एक और कॉल यहाँ पर हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हैदराबाद से रानी बोल रही हूँ। राइट रानी, प्लीज क्या पूछना है? हाँ जी, मेरी एज देखिए 43 है जी। तो मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ जी। तो मेरा एक फर्स्ट लड़की है। तो अभी मैं सेकंड के लिए ये एज में जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अभी भी थोड़ा अभी तक मेरे 3 अबॉर्शंस भी हो गए, तो उसलिए मेरे को थोड़ा अभी डर है कि डायबिटीज से बच्चे को कुछ इफेक्ट होता क्या। चलिए रानी, डाइट के हवाले से किस तरह की ग़िज़ा आपको लेनी है, अपने आप को हेल्दी रखना है, वो आपको बताया जाएगा इस एपिसोड में। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर आज हमारे साथ अब शामिल प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में, और आज हम बातचीत करें ख़ास तौर पे कि प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह की ग़िज़ा आपको लेनी है, किन चीज़ों का सख्ती से आपको परहेज़ करना है। सो डाइट एक थेरेपी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं तो अगर आप डाइट का ध्यान देंगे तो बिना किसी दवा के मैनेज थोड़ा बहुत हो सकता है। यूजुअली प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ होता है तो ड्रग्स कुछ नहीं लगते, टैबलेट्स कुछ नहीं दे सकते। डायरेक्टली अगर मेडिसिन लेना है तो इंसुलिन ही लेना पड़ता है। तो इंसुलिन लेने के पहले अगर डाइट अच्छे से मैनेज कर सकते हैं या अवॉइड करने की चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं तो शुगर लेवल्स मैनेज हो सकती हैं बिना इंसुलिन के कुछ हद तक। तो अगर वो आइटम्स देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत डायरेक्टली जो एब्जॉर्ब होती हैं, जो स्वीट्स हैं, शुगर्स से बनती है, वो अवॉइड तो करना ही है टिपिकली। और एक चीज़ है फ्रूट जूसेस। नॉर्मली प्रेगनेंसी में फ्रूट जूसेस लेना चाहिए, 2-3 बार लेते हैं क्योंकि वो विटामिन्स मिनरल्स रिच होता है। हाउएवर अगर डायबिटीज़ है या बॉर्डर लाइन है तो उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मतलब फ्रूट्स खा सकते हैं मगर फ्रूट जूसेस नहीं लेना है, और जो बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट्स हैं वो नहीं लेना है। यहाँ पर यही सवाल बन रहा है मैम, सब आमतौर पर जानते हैं फ्रूट्स लें, फल खाएं, क्या कोई ऐसे फल हैं जो ना खाएं प्रेगनेंसी के दौरान?
प्रेगनेंसी के दौरान जनरली अगर सब कुछ ठीक है, शुगर लेवल्स नॉर्मल है, तो कोई स्पेसिफिक फ्रूट नहीं है जो अवॉइड करना चाहिए। मगर अच्छा, बहुत पपाया कहते हैं, हाँ, इस पे कुछ कमेंट करेंगी आप? कहते हैं, बट कोई मेडिकल स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं है कि पपाया खाने से ही, स्पेशली राइप पपाया विटामिन ए रिच होता है, तो उसको खाने से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी कोई ठोस ये नहीं है। मेडिकली कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रूट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हर एक रीजन में कोई बोलता है बनाना, कोई बोलता है पाइनएप्पल, कोई बोलता है पपाया, कोई बोलता है मैंगो, तो अगर आप हर रीजन का लेंगे तो कोई फ्रूट ही नहीं खाएगा। अच्छा, तो आम तौर पे आप हर फल खा सकते हैं, लेकिन अगर डायबिटीज से करीब है, बॉर्डर लाइन है, तो किन फलों को अवॉइड करना आप? तो एकदम जो स्वीट फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगो है, केला है, सीताफल है जी, चीकू है, सपोटा, ये चीज़ों को, ये 4-5 फ्रूट्स ही अवॉइड करने हैं। हालांकि बाकी के लेने हैं, स्पेशली जो फाइबर रिच है या विटामिन सी रिच है उनको लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑरेंज है, गुआवा है, आंवला है, आंवला काफ़ी लाभदायक है, या ऑल काइंड्स ऑफ मेलन्स। जूस नहीं पीना है, मगर उनको होल फ्रूट की तरह खाना है। इसके 2 एडवांटेज है, एक तो है विटामिन सी रिच है, आयरन बेटर अब्जॉर्ब होता है विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने से। तो रिसर्च ये बताता है कि अगर सिर्फ एक फ्रूट, विटामिन सी रिच फ्रूट आप डाइट में इंक्लूड करते हैं, सिर्फ वही एक 1% हीमोग्लोबिन उसी से बढ़ता है। तो एटलीस्ट 2 to 3 फ्रूट्स आपको इंक्लूड करने चाहिए। ये 2 रीज़न से, एक तो आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा है, दूसरा है कि आपका शुगर लेवल, ये फाइबर रिच होते हैं, जैसे संतरा है, और गुआवा है, पोमोग्रेनेट है, ये फाइबर रिच भी होते हैं, तो आपके पोस्ट मील शुगर्स इससे नहीं बढ़ते थे, क्योंकि स्लो डाइजेशन होता है, पोस्ट मील शुगर्स नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके, फाइन। अच्छा, प्रेगनेंसी के अगर फर्स्ट 3 मंथ्स की बात की जाए जी, जो बहुत डेलिकेट होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं जी, उस टाइम पे हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखने के लिए, बेस बनाने के लिए, तो फिर आपने आयरन की बात की थी जी, फोलिक एसिड और आयरन। फोलिक एसिड इज़ अ मस्ट। या सो फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या होता है, फर्स्ट 12 वीक्स में अपना स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म होता है, जो नर्व्स फॉर्म होते हैं ना, जो बैकबोन में होता है, तो उसके लिए बी विटामिन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली फोलिक एसिड। जनरली देखा जाए, अगर जो डिफेक्ट होता है, इसको कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, अगर ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्यों होते हैं देखा जाए तो टिपिकली फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से होते हैं। तो जनरली वेट कम करने के चक्कर में या फिर बिजी शेड्यूल में बहुत लोग वेरी बैड डाइट लेते हैं या फैट डाइट्स लेते हैं या क्रैश डाइट्स लेते हैं, तो इससे ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, स्पेशली जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए हो सकता है वो मिस आउट हो रहे हैं। तो जैसे इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही वो प्रेगनेंसी डाउट है या पता चले, इमीडिएटली गायनेकोलॉजिस्ट को इसीलिए विजिट करने बोलते हैं कि द फर्स्ट मेडिकेशन सो टू स्पीक दे गिव यू इज़ फोलिक एसिड। इट प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है। सो अगर डाइट की बात हो जाए कि आपको शायद पता नहीं है आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, बाय द टाइम यू रीच द डॉक्टर इट इज़ ऑलरेडी क्रॉस 3 मंथ्स, तो आपको फोलिक एसिड आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाता है। सप्लीमेंट से ये, अगर टैबलेट नहीं तो इन खाने पीने की चीज़ों में फोलिक एसिड मिल जाता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, 400 मिलीग्राम्स है। तो अगर आप रेगुलरली डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक है, मेथी है, तो टकुरा है, ये सब इंक्लूड करेंगे, या फिर ऑरेंजेस ऑल्सो रिच इन फोलिक एसिड, और थोड़े बहुत नट्स, जैसे अगर आप 4-5 बादाम ले रहे हैं या फिर वॉलनट ले रहे हैं, इन सब में से जो फोलिक एसिड आता है वो भी सफिशिएंट है ऐसे डिफेक्ट्स प्रिवेंट करने में। ठीक है, ठीक है। सो फर्स्ट 3 मंथ्स में आयरन से भी फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोलिक एसिड एंड आयरन, ठीक है। उसके बाद सेकंड और चीज़ों पर अगर आए, प्रोटीन्स प्रोबेबली आप सो जैसे ही फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद 4th, 5th, 6th मंथ में एंटर होते हैं, मदर स्टार्ट्स गेनिंग वेट, शी कैन गेन अप टू 1 to 2 kgs पर मंथ, राइट, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द मदर्स ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बेबीज साइज इज ग्रोइंग, यू नो, यू कैन एक्चुअली ऑल बॉडी पार्ट्स को फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो सेल ग्रोथ हो रहा है, रैपिड सेल ग्रोथ हो रहा है बच्चे में जी, और उसी तरह मदर में भी हो रहा है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उनका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इन सब के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, और ब्लड वॉल्यूम 50% से ज़्यादा इंक्रीज होता है, इसके लिए आयरन की ज़रूरत है। करेक्ट। हम और चीज़ों पर बातचीत करेंगे एक कॉल के बाद। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर।
फाइन, हम कॉल्स लेते रहेंगे 0402331380 या फिर 0401228320 हमारे नंबर्स हैं। प्रोग्राम में आज हम बातचीत करें कि किस तरह से हमें डाइट लेनी है, क्या डाइट लेनी है, कितनी क्वांटिटी में हमें डाइट लेनी है, किन चीज़ों को हमें लेना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फाइन, हम लोगों ने आयरन डिस्कस कर लिया, फॉलिक एसिड डिस्कस कर लिया, प्रोटीन्स डिस्कस कर लिया, कैल्शियम अगेन प्लेज अ वाइटल रोल। जी, क्या करता है ये? और अगेन before we go on to probably what foods if they are rich in iron, if you see, one is all the dark green leafy vegetables. किसमें मिलते हैं ये हरी सब्जियां? हरी सब्जियों में से आयरन मिलता है। आयरन की बात आप करती हैं। तो आयरन अपार्ट फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको नट्स में से मिलता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़रूर एक मुट्ठी भर के नट्स आपको लेने चाहिए, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। सो अगर आप अंजीर लेते हैं, डेट्स लेते हैं, किशमिश लेते हैं और आलमंड्स और वॉलनट्स लेते हैं, अखरोट, तो इन सब में से आपको आयरन कंटेंट मिलता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिलता है और बहुत इम्पॉर्टेंटली प्रेगनेंसी में जो मेटल्स चाहिए, विटामिन्स एंड मेटल्स चाहिए, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए और वो आपको नट्स में से ही मिलता है। तो कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, एक मुट्ठी भर के असॉर्टेड सब मिला के एक मुट्ठी भर के भी अगर ले लेते हैं दिन में तो दैट इज़ इनफ। एक दफ़ा पूरे दिन के लिए वो सब न्यूट्रिएंट्स दे देगा। करेक्ट, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स की बात की, पूरे दिन में सारे मिलाकर ही अगर मेवे खाएं तो इट्स गुड, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल मिलेट्स ले लें, जैसे रागी है, जवार है, बाजरा है, उसमें भी आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। उसके अलावा आपके जो छिलके वाले दाल होते हैं, जैसे मूंग है, मटकी है, राजमा, दालें होती हैं, उसमें फाइबर कंटेंट के साथ साथ थोड़ा बहुत आयरन कंटेंट होता है। तो हम लोग वैसे भी ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, जैसे दाल खाते हैं काफ़ी, कंपेयर टू नट्स दाल ज़्यादा खाते हैं। तो अगर आप रेगुलरली इंक्लूड करेंगे उसमें भी आपको क्वाइट अ बिट अमाउंट ऑफ आयरन मिलता है। आयरन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सारे प्रेग्नेंट मदर्स एट सम पॉइंट आयरन लेवल्स लो हो जाते हैं। तो अगर वो टैबलेट्स रेगुलरली ले रहे हैं, डाइटरी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन ज़्यादा होता है, तो डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बात करेंगे? जी, मैं आफरीन बात कर रही हूँ। कहाँ से? संतोष नगर से। मैम, अभी मैं आपका सीरियल देख रही थी। मेरा 12 साल का बेटा है जी, मगर 12 साल के दरमियान मेरे को 2-3-4 बार एबॉर्शन हो गया। हाँ। 1 मंथ के बाद 20 डेज 30 डेज ऐसे कंप्लीट होते एबॉर्शन हो जाता जी। मगर अब इस बार तो मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता किया। अच्छा। तो उन्होंने अपने मेडिसिन स्टार्ट किए और इंसुलिन भी स्टार्ट कर दिया। हाँ। मगर अब भी ये डर लगा हुआ रहता कि उन्होंने ये स्कैनिंग में ये बताया कि 2 वीक अभी सिर्फ 2 वीक कंप्लीट हुए हैं। अच्छा। तो ग्रोथ अभी कुछ ऐसा है नहीं। ठीक। तब यही मैं डॉक्टर से मालूम करना चाह रही थी कि आगे चल के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफरीन, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहें और इन जनरल जाहिर है आज स्पेशली ख़वातीन के लिए हम ये एपिसोड लेकर आए जहाँ पर हम बता रहे हैं उन्हें किस तरह की डाइट लेनी है, क्या हेल्दी चीज़ें खानी है, कैसे बैलेंस डाइट लेनी है। हमारे प्रोग्राम के साथ शामिल रहे, डॉक्टर आपको बताती रहेंगी। हाँ, वही देख रही थी मैं, मगर अभी मुझे डर है कि फिर कहीं ऐसा ना हो जाए। चलें, आपको बताते हैं कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। शुक्रिया आफरीन कॉल करने के लिए। हाँ मैम, आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ इनके ऑफ कोर्स इनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को पूछना पड़ेगा कि क्या रीजंस हो सकती हैं। अगर डाइट का हम लोगों ने देखा, हम लोग उस तरफ से अगर उनको ध्यान देना है तो फोलिक एसिड रिच डाइट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उनके लिए ये सही टाइम है। बैलेंस डाइट डिस्कस हो रही है, स्पेशली इस फेज में कैसी लेनी है। ओके, आयरन हम लोगों ने कवर कर लिया, फॉलिक एसिड, आयरन, नेक्स्ट किन चीज़ों को क्या उनका रोल? प्रोटीन्स। प्रोटीन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जनरली अगर इंडियन डाइट में देखा जाए तो प्रोटीन रिच डाइट नहीं है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं क्योंकि हम लोग रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं ज़्यादातर क्वांटिटी में, मगर कॉन्शियसली प्रोटीन इंटेक ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे वेजिटेरियंस भी हैं। तो उनको प्रोटीन्स इसलिए लेना चाहिए क्योंकि मदर, एज आई डिस्कस, मदर की वेट बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 2 kgs पर मंथ मदर का वेट बढ़ना है। बेबी का वेट भी लगभग 3 kgs वेट मिनिमम होना चाहिए। तो इन सब के लिए सेल ग्रोथ होता है। सेल ग्रोथ तभी होगा जब प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट होगा। तो प्रोटीन आपको मिलेगा, आप मेन सोर्स इंडियन डाइट में है मिल्क, कर्ड, दाल, दही, मिल्क, दही, दूध, दही और दाल। ठीक है।
दालें आप रेगुलर सिंपल स्प्लिट दाल लेंगे या तूर या अरहर दाल लेंगे, या फिर राजमा है, छोले हैं, मूंग है, इन सब में से भी आपको सफिशिएंट अमाउंट प्रोटीन लेना है। आगे इसको बढ़ाएंगे मैम। एक और कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, कौन बात कर रही हैं? मुस्कान। कहाँ से? श्रीनगर। मुस्कान, क्या पूछना है? मुझे पूछना था कि मेरी जो मासी है उसकी 5-6 अबॉर्शन हो गई थी। अब मुस्कान वापस से हमें कॉल करें। टीवी की आवाज आपने म्यूट नहीं किए हैं, ठीक है? मुस्कान वापस हो सके तो हमें कॉल करें, और डाइट के बारे में आज हम आपसे बातचीत करें। किस तरह की ग़िज़ा आपको खाना है, किन चीज़ों का सख्ती से आपको परहेज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में आपको लेना है, और ख़ास तौर पर बड़ी ज़्यादा सी तलब, जैसे मैम हमने बोला, इस फेज़ में होती है, तो किन चीज़ों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं उस टाइम पर भी। हमारे साथ एक कॉलर है, मैम लेते हैं अब इनके सवाल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बात कर रही है? मैम मैं माया बोल रही हूँ। कहाँ से है माया? यूपी बिजनौर से। बिजनौर? हाँ जी। क्या सवाल है आपका? मेरी प्रॉब्लम ये है, मैंने 2 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं अभी प्रेगनेंसी के। सही। और मुझे वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है। हाँ ठीक है। और तो मतलब मैं ऑरेंज वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन मैं मिल्क नहीं पी पाती बिल्कुल भी। हाँ, तो मुझे यही पूछना था कि मतलब मैं कैसे ऑब्जर्व करूँ फिर हर चीज को। राइट, बहुत आम सवाल है माया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ रहिए, मैम जरूर कुछ आपको सजेस्ट करेंगे। अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन है मैम, नोजिया, वोमिटिंग। तो वो फर्स्ट 3 मंथ्स में यूजुअली ज़्यादा रहता है, मगर 4th मंथ लगभग 5th मंथ तक कम हो जाता है। हावेवर उनको वो कह रही हैं फ्रूट्स टॉलरेट कर लेते हैं, स्पेशली विटामिन सी रिच फ्रूट्स अच्छे से टॉलरेट हो जाती हैं। तो जितना वो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाते हैं, या सब कुछ जैसे उन्होंने कहा इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, मगर जितना भी हेल्दी चीज़ें हैं जैसे फ्रूट्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा एक साथ नहीं खा पाते हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा पाते हैं, तो वो इंक्लूड करना है। मिल्क जो वो कह रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी ले पा रहे हैं उसको अवॉइड करके, मगर जैसे ही थोड़ा कम होता है उसको रीइंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रोटीन है, आपको विटामिन ए है, आपको कैल्शियम है, दूध में से ही मिलता है। तो रिपीटेडली ट्राई करना चाहिए, जब कंटिन्यू कर पाएंगे तब कर पाएंगे। और शायद एक बार में ही पूरा भर पेट ना खाएं, हाँ, छोटे छोटे इंटरवल्स पे छोटे छोटे मील्स खाएं, छोटे छोटे मील्स खाएं। और ऑयली फूड खाने से थोड़ा वॉमिटिंग और ज़्यादा होती है। और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड फूड से वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। तो अगर वो बहुत मसालेदार खाना या जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है पकाने के टाइम, वो कम लेना चाहिए। जितना सिंपल नॉन ऑयली नॉन मसालेदार खाना होगा उतना ज़्यादा टॉलरेट हो पाता है। और ड्राई चीज़ें लें, जैसे टोस्ट हैं, ड्राई बिस्किट्स हैं, खाकरा हैं, जिसमें बिल्कुल तेल नहीं लगता है। रोटी खाएंगे तो बिना तेल के खाएंगे, तो इन सब चीज़ों से वॉमिटिंग सेंसेशन थोड़ा कम हो जाता है। राइट, सही, करेक्ट। हम अगली कॉल, हाँ ठीक मैम, कॉल लें हमें जी। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, हाँ कौन बात कर रही? मैं मुस्कान बात कर रही हूँ। मुस्कान वापस कॉल किया श्रीनगर से? मैम जी। अच्छा, क्या पूछना? मैं पूछ रही हूँ कि जो मेरी मौसी है, अच्छा, उसकी 5-6 बार अबॉर्शन हो गई है। हाँ, 5-6 बार अबॉर्शन हो गई है उसकी, तो वो अब रेस्ट पे है। अब मैं पूछने वाली हूँ कि हम उसको क्या क्या डाइट दे सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो हो सकता है कि 5-6 बार अबॉर्शन होने से काफ़ी ब्लड लॉस हुआ हो, तो उनको अच्छी खुराक की काफ़ी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, मगर एक बैलेंस्ड मील खाना बहुत ज़रूरी है। तो उनके डाइट में रोटी चावल के अलावा उनको ये ध्यान देना है कि सब्जियां भरपूर खा रही हैं कि नहीं। कोई भी सब्जी खाएं, सीजनल वेजिटेबल्स खाएं, मगर लंच और डिनर में दोनों टाइम सब्जी खाना है। दाल एक प्रोटीन देता है, वो होना चाहिए। दही जो प्रोटीन और कैल्शियम दोनों देता है, वो होना चाहिए। और बीच बीच में जब भी भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, नट्स, ये सब लेने से उनको एक बैलेंस डाइट मिलेगा, एक जनरल हेल्दी डाइट मिलेगा, ताकि वो फर्दर प्रॉब्लम्स
ना हो। नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं मैम उनके लिए मछली हाउ गुड इज इट? या प्रेगनेंसी में मछली अच्छी है मगर फ्रेश वाटर फिश लें जिसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स नो है। आपका सोर्स मालूम होना चाहिए पर्टिकुलरली क्योंकि उसमें फ़ैट कंटेंट काफ़ी कम होता है मगर प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। उसके अलावा उसमें DHA न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो बच्चे के ब्रेन ग्रोथ के लिए अच्छी हैं, हेल्दी है। अगर आप ले सकते हैं तो रेगुलरली लेना चाहिए, उसको डीप फ्राई करके नहीं लेना चाहिए बस। परफेक्ट। अगला कॉल। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। हेलो गुड इवनिंग। कौन? जी मैं रेना बोल रही हूँ कोलकाता से। कोलकाता से? रेना। अच्छा जी हाँ रेना, क्या? हाँ, मेरी प्रेगनेंसी की 3 मंथ कंप्लीट हो चुकी है जी। मैंने 4 मंथ शुरू हुआ है मेरा जी। तो एक्चुअली मेरा वेट जो अभी एक्चुअली 66 kg हो चुका है। हाँ। और मेरी हाइट 5 इंच है। अच्छा। तो मुझे ये मालूम करना मैं क्या डाइट लूं कि जो मेरा नॉर्मल वेट बढ़े, कि मेरा वेट ओवरवेट ना हो जाए। चलिए 9 मंथ होते ये मालूम करना था सही। मुझे। रहना हम लोग कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो उसके लिए मैं क्या खाऊं जो मुझे प्रॉब्लम ना हो? बिल्कुल सही। थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग। रहना हमारे साथ ही। अब अगेन ये बड़ा अहम सवाल आया है, कितना वजन, कितना वेट गेन, हेल्दी वेट गेन कहा जाता है, कितना वेट गेन करना चाहिए और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन भी अक्सर हो जाता है तो क्या चीज़ें खाएं जिससे इससे बचा जा सके? दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कॉमन कंसर्न हो गया सब में कि वेट अभी कितना बढ़े या कम बढ़े, बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो एक तरफ से ये अच्छा कंसर्न है मगर इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए कि प्रेगनेंसी बिल्कुल वेट गेन ना हो जी। तो उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 3rd मंथ हुआ है, 4th मंथ में एंटर किए हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर वेट गेन नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट अच्छे से खाना चाहिए बस। मगर 4th मंथ से लगभग 2 to 3 kgs पर मंथ वेट गेन होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो उनको अपने डाइट में बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, डीप फ्राइड आइटम्स नहीं लेना चाहिए। अगर बाहर का बहुत खा रहे हैं जैसे चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं उन सबको कट करना चाहिए मगर रेगुलर खुराक को कट नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत लोग एक मील स्किप कर देते हैं या फिर चावल रोटी है 4 से 1 ही कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑन द अदर साइड वेट गेन होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है अंदर। और अगर मदर ठीक से नहीं खाती है तो बच्चे को फिर भी वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो मदर से ड्रॉ करता है, तो मदर बहुत वीक हो जाने के चांसेस है अगर ठीक से नहीं खाते हैं। अच्छा, इन्होंने और भी बताया अपना जो इन्होंने अपना वजन बताया है, इज दैट फाइन? 64 kgs 55? हाँ नहीं, अभी थोड़ा ज़्यादा, अभी ठीक है, अभी के लिए ठीक है उनके हाइट के हिसाब से। मगर अगर वेट गेन होता है तो ऑटोमेटिकली होगा, मगर उनको ये ध्यान देना है हेल्दी डाइट रखें, हेल्दी डाइट रखें, हेल्दी वे में वेट गेन करें। ओवरऑल वेट गेन उनका 11 से 13 kg से ज़्यादा ना हो एंटायर प्रेगनेंसी में। अगर वो ध्यान रखेंगे तो रिडक्शन के बारे में बाद में सोचेंगे, 1-6 महीने के बाद जब मदर फीड नहीं ले रहा है बच्चा। सही। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत प्रॉब्ली है, अक्सर हो जाती है, क्या चीज़ें खाएं जिससे बचा जा सकता है? कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे 2 चीज़ें ज़रूरी है, फाइबर और वाटर। सो वाटर एक तो रेगुलर बॉडीली फंक्शंस के लिए चाहिए, उसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है आमतौर से तो हम लोग जानते हैं बड़ा बेनिफिट्स, बड़े फायदे होते हैं पानी के। क्या पानी इस स्टेज में भी क्या रोल प्ले करता है? हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड इज फुल ऑफ वाटर, तो उनको लेना चाहिए काफ़ी फ्लूइड रिच, न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड्स लेना चाहिए। जैसे पानी अगर नहीं पिया जाता है वो कोकोनट वाटर पी सकते हैं, फ्रूट जूसेस पी सकते हैं, मिल्क शेक्स पी सकते हैं, सोया मिल्क पी सकते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में है वो डाइट लें। ड्रिंक्स जो अनहेल्दी हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत लोग लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए, दो इट्स इन अ लिक्विड फॉर्म, बट जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स या हेल्दी लिक्विड्स है वो डेफिनेटली लेना चाहिए। सो कम से कम 2 to 2.5 लीटर्स वाटर तो लेना ही है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए। और एक फाइबर है, फाइबर रिच फूड्स लेना है। राइट। अगला कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो मैडम। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? हेलो मैडम, मैं बात कर रहा हूँ अमजद। अमजद साहब कहाँ से? मैडम मैं रायचूर से बात कर रहा हूँ। क्या पूछेंगे आप? मैं रायचूर से बात कर रहा हूँ। रायचूर से। राइट। अमित साहब हो सके वापस कॉल करें, प्रॉब्ली कट हो गई ये कॉल। अच्छा, वी हैव डिस्कस्ड वाटर बेनिफिट्स, वी हैव डिस्कस्ड कितना वेट गेन करना चाहिए, प्रोटीन्स
फाइबर आई थिंक वी वर डिस्कसिंग विच फ्रूट्स है। कॉन्स्टिपेशन टिपिकली इसलिए हो जाता है क्योंकि पेट बढ़ता है एंड इंटेस्टाइन्स गेट प्रेस्ड, सो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कॉमन थिंग। उसके अलावा आयरन लेते हैं तो आयरन टैबलेट्स की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो फाइबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फाइबर उनको मिलेगा, रेगुलर सब्जी जो खाते हैं वो सही मात्रा में खाएं, मतलब कम से कम एक 100 ग्राम्स, मतलब 1 कटोरी सब्जी लंच में और डिनर में खा रहे हैं कि नहीं। थोड़ा बहुत कच्चा सब्जी, कैरेट हो, खीरा हो, बीटरूट हो, पर्टिकुलरली हेल्पफुल है, ये खा रहे हैं कि नहीं। और कम से कम 3 फ्रूट्स खाएंगे। सो न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे ही मगर फाइबर मिलेगा। तो फाइबर रिच फ्रूट्स अगर हम देखेंगे तो जिसमें बीजें होती हैं, जैसे पोमोग्रेनेट है, अनार है, गुआवा है, या फिर ऑरेंज है, इन सब में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। नाशपाती, पेयर जो आता है, तो ये फाइबर रिच लेने से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। राइट, ठीक है। अच्छा, हमारे पास मैम एक सवाल आया है कि इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बड़ी ज़्यादा इन्हें तलब उठती है मिठाई की, तो इसके कितने ये नुकसानदेह, खैर आप डिस्कस तो कर ही चुकी हैं, बट कुछ सजेस्ट आप करना चाहेंगी कि अगर बड़ी ज़्यादा तलब ऐसी मिठाई की, चॉकलेट्स की या इन तरह की चीज़ों की उठ रही है तो क्या किया जा सकता है? यूजुअली देखा गया है कि अगर क्रेविंग्स मीठे की होती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, और अगर इन पर्टिकुलर पर्सनस को वेट गेन ऑलरेडी है या ऑलरेडी ओवर वेट हो चुके हैं, फिर प्रेग्नेंट हैं और वेट ऑलरेडी 15 kg गेन कर चुके हैं, तो इनको ध्यान देना चाहिए कि क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करना तो ज़रूरी है, मगर स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेटिस्फाई करें। अगर चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो 1-2 टुकड़ा खा के यू आर एबल टू सेटिस्फाई देम। लाइक सम पीपल दे हैव अ क्रेविंग, आइसक्रीम्स खाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, दिन में 4-5 खाते हैं। तो इस तरह अनकंट्रोल ईटिंग से बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। सो यू हैव लार्ज बेबीज़, फैट कंटेंट ज़्यादा होता है बेबीज़ में भी। डाइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक फाउंडेशन हो जाता है बेबी के लिए, फ्यूचर डिसऑर्डर्स के लिए। तो अगर बेबी पहले से ही फैट ज़्यादा लेके पैदा होते हैं तो बाद में उनको होने के चांसेस, डिसीज़ पैटर्न्स स्पेशली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जी, राइट। आज के इस एपिसोड में डाइट फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी पर हमारी बातचीत हो रही है। चीफ डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरिता। प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं अगर आप इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं या आपके पास कोई भी सवाल है इस मौजू के हवाले से। 0402331330 या फिर 0402331380 हमारे नंबर्स हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ एक कॉलर आ चुके हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन? मैं आसमा कुरैशी बोल रही हूँ। अच्छा, कहाँ से? बॉम्बे से बोल रही हूँ जी। मैं 8 साल के बाद में प्रेग्नेंट हूँ। मेरा पेट दिखता ही नहीं, 8वां महीना चालू है। तो बच्चे के वेट बढ़ने के लिए क्या क्या प्रॉपर डाइट खाना चाहिए? कितना वजन बढ़ा है आपका? मेरा 5-6 किलो बढ़ा है अभी तक। अच्छा, 8वां महीना चल रहा है? हाँ। अच्छा, ठीक है मिसेस कुरैशी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हाँ, तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि थोड़ा और वेट गेन ये हो जाएंगे क्योंकि 8वां महीना है और 1 महीना होगा तो 2 या 3 kg भी बढ़ा सकते हैं। तो मिनिमम अगर आप 7-8 kgs भी वो बढ़ जाता है उनका, तो वेट गेन अच्छे से हो जाता है। तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड में क्लियरली बता देंगे कि बच्चे का वेट कितना होता है। तो मिनिमम एवरेज इंडियन वेट है 2.5 to 3 kgs। अगर इतना बच्चे का वेट है तो काफ़ी अच्छा हेल्दी वेट है। फिर भी आपको कोशिश करना चाहिए कि आप हर 2-3 घंटे में कुछ खाएं, क्योंकि इस टाइम पे लास्ट मंथ में मैक्सिमम वेट गेन होता है और बेबी का भी मैक्सिमम वेट गेन लास्ट मंथ में होता है। तो सुबह जल्दी स्टार्ट करें, एक हैवी ब्रेकफास्ट लें, एक 2-3 घंटे का गैप दें, फिर एक मिनी ब्रेकफास्ट की तरह या फिर कोई भी स्नैक लें। आई थिंक थोड़ा सा इनके लिए मिसेस कुरैशी के लिए और आसान होगा मैम, अगर थोड़ा सा इनको और आप अगर प्रिसाइसली बताएं। नाश्ता, या नाश्ते में जो रेगुलर बॉम्बे से हैं वो बोल रहे हैं, जो तो अगर वो रोटी सब्जी खाते हैं या फिर पोहा खाते हैं या फिर ब्रेड ऑमलेट खाते हैं, अगर 8-9 बजे तक खा लेंगे तो और 2 घंटे के बाद तो 11-11:30 बजे तक कुछ स्नैक रिपीट करें, चाहे वो ओट्स ले लें या कॉर्नफ्लेक्स ले लें या फिर थोड़ा सा खीर भी खाएं और एक फ्रूट भी खाएं। उसके अलावा उसके बाद 1 बजे तक फिर लंच कर लेना चाहिए, और लंच के और डिनर के बीच में ऑलमोस्ट 7-8 आवर्स का गैप होता है। इस बीच में भी 2-2 घंटे में एक बार गैप ना दे, फ्रूट लें एक बार, अगर अंडा ले सकते हैं तो दिन में 1 अंडा कंफर्टेबली ले सकते हैं। इवनिंग एक प्रोटीन रिच स्नैक
जैसे वो लोग वुसल खाते हैं बॉम्बे में, या फिर नॉनवेज खाते हैं तो सैंडविचेस, एग सैंडविचेस या पनीर सैंडविच या पनीर और रोटी ये खा सकते हैं। एंड देन डिनर लेके दूध पीना है रात को बेड टाइम। अगर कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहे, मार्केट में काफ़ी प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, वो भी आप ऐड करेंगे तो एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ में 2 to 3 kgs वेट गेन भी अगर हो जाता है तो दैट्स क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। सही। अगली कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बात करेंगे? हाँ मैम, मैं बुरहानपुर से सारा बात करती हूँ। ओके सारा, क्या पूछना है? हाँ मैम, मेरा फर्स्ट मंथ चल रहा है और मुझे वॉमिटिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है और मेरा बीपी हाई हो जाता है, तो मैं अपनी डाइट में क्या लूँ जिससे मेरा बीपी कंट्रोल रहे और मुझे एसिडिटी भी होती है। हाँ, अब तक जो सारा मैम बता रही हैं उस पे आपने गौर किया? कितनी चीजें फॉलो कर रही हैं आप? नहीं मैम, अभी तो मैंने कुछ भी, अभी तक मैं गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट भी नहीं किया है। मेरा फर्स्ट मंथ है। सारा हमारे साथ आप प्रोग्राम में शामिल रहें, बताते चलेंगे आपको किन किन चीज़ों को कैसे कैसे मिकदार में कितना कितना लेना है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। इनका भी अगर हो सके आप रिपीट कर दें मैम। वोमिटिंग की शिकार हैं, ये ब्लड प्रेशर इनका हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मली अगर उनको हाई है तो सॉल्ट इनटेक या सॉल्टी चीज़ें कम खानी है। तो अचार है, पापड़ है, फरसान है, ये सब चीज़ें नहीं खाना। सब्जी में नमक बहुत कम, जितना कम हो सके उतना कम डालना है। वॉमिटिंग्स यूजुअली रहती है, उन्होंने अभी तक गायनेकोलॉजिस्ट से बात भी नहीं की है, मगर फर्स्ट 3 मंथ्स में उतना कंसर्न नहीं है। वॉमिटिंग्स कॉमन है, जितना वो ट्राई कर सके, जितना वो ड्राई थिंग्स ले सके, जितना फ्रूट्स या लाइट चीज़ें जैसे हमने डिस्कस किया, ना ऑयली नहीं है, मसाला नहीं, वो लेंगे तो कम होने के चांसेस है वॉमिटिंग। ठीक है, स्मॉल मील्स लें या एंड स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड चीज़ें बिल्कुल नहीं ले। तो इन सब से थोड़ा बहुत रिड्यूस होने, वॉमिटिंग्स रिड्यूस होने के अच्छे चांसेस है। फर्स्ट मंथ है तो उनको फोलिक एसिड पे बहुत ध्यान देना चाहिए और गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो फोलिक एसिड की मेडिसिन दे देते हैं तो उससे इन केस देयर इज़ एनी प्रॉब्लम वो नहीं होता है। राइट। एक कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कौन? मैं बैंगलोर से पिंकी बोल रही हूँ। पिंकी, क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है, मेरा 2 साल शादी का हुआ, जो मिस कैरेज हो गया था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, सारा चेकअप करवाया, बट नॉर्मल है रिपोर्ट। हल्का सा थायराइड था, बट थायराइड अभी 2 पॉइंट कुछ है। अच्छा। तो मैं प्लानिंग कर रही हूँ और रोज एक फॉलिक एसिड खा रही हूँ। राइट। तो डॉक्टर से मुझे ये पूछना है कि डॉक्टर का कहना है कि जब तक प्रेगनेंसी प्लान मतलब कर रहे हैं, जब तक प्रेगनेंसी नहीं आ जाए तो आपको फॉलिक एसिड खाना है। अच्छा, सही, ठीक। ये फॉलिक एसिड रोज खाना है और थायराइड है तो मुझे डाइट में क्या लेना चाहिए? राइट। पिंकी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थायराइड फॉलिक एसिड इन्हें खाना है। फॉलिक एसिड मैं रोज खा रही हूँ, तो वही डॉक्टर से कंफर्म करना कि वो जब तक मतलब प्रेगनेंसी नहीं आ जाए तो खाना चाहिए क्या? हाँ, आई थिंक मैम आप ठीक है। पिंकी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फॉलिक एसिड, हाँ, वो करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन है। प्री प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि इमीडिएटली प्रेगनेंसी आने के बाद नहीं मालूम पड़ता, 1-2 महीने लग जाता है बिफोर यू गो टू द डॉक्टर। तो उनको कंटिन्यू रखना है, 3rd मंथ तक कंटिन्यू रखना है फॉलिक एसिड इनटेक, क्योंकि वो बहुत छोटी टैबलेट है, वो टैबलेट भी नहीं है जैसे न्यूट्रिएंट दैट दे आर गिविंग। सो उसमें बिल्कुल कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है और उनको 100% करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन है। उसके अलावा डाइट, उनको एक बैलेंस डाइट लेते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, हम इसी पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। कैल्शियम रहता है, कैल्शियम का क्या रोल होता है और किन किन चीज़ों से कैल्शियम हमें मिल सकता है? बच्चे का स्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है 9 मंथ्स में। अच्छा। तो कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितना अच्छा कैल्शियम इनटेक होगा उतना अच्छा स्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा है। तो डाइट में आपको बेसिकली इंडियन डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, दूध से, दही से, पनीर से, इन सब चीज़ों में से कैल्शियम आता है और डाइटरी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होता है। चाहे आप टैबलेट भी ले रहे हो, डाइटरी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बेटर है। तो डाइटरी सोर्सेज इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो इंक्लूड सॉफ्ट कार्टिलेज बोन। अगर नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, जो सॉफ्ट बोन रहता है जिसको हम खा सकते हैं, या स्मॉल फिशेस जहाँ पे आप बोन च्यू करके ले सकते हैं, एंड नॉन वेजिटेरियन सूप्स अगर लेते हैं, इन सब में भी कैल्शियम रिच डाइट हो, कैल्शियम अच्छा इनटेक होता है। राइट। ये आप प्रेगनेंसी में कॉन्शियसली मोर फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर हरीता, बहुत बहुत शुक्रिया। निहायत अहम प्रॉब्लम पर बातचीत आपने की, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपने बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू। नाज़रीन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का। इंशाल्लाह फिर एक नए एपिसोड के साथ एक टॉपिक पर बातचीत करते हुए हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।